PQR were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:1:2. On 31 मार्च 2018 the balance sheet showed a debit balance of 9,000 रुपए। 26 करना था। 26 26 27 में ही कवर हो जाएगा, इसलिए 26 आप होमवर्क में कर सकते हो। 26 में जो पॉइंट है वो 27 में कवर हो जाएगा। 26 चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे कर लेना। ले लिया? 27 करते हैं। PQRR का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:2। 31 मार्च 2018 को फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक फिक्टिशियस एसेट है। 11वीं में हम लोगों ने पढ़ रखा था, लेकिन हो सकता है भूल गई हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है सर फर्म के। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है फर्म का 64,000 रुपए। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, 2:2:1 हो रहा है। अब हम लोग जरा गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। सबसे पहले पी का, पहले तो बात करें इनका ओल्ड रेशियो क्या था। पहले जरा लिख लिया जाए इनका ओल्ड रेशियो क्या था। तो क्या था? 1:1:2। अब इनका नया रेशियो क्या आया? 2:2:1। तो सबसे पहले पी का सैक्रिफाइस या गेन क्या है वो निकालते हैं। तो कितना है? 1/4 माइनस कर दो 2/5, तो एलसीएम ले लो 20। 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1/20। ये क्या है? सैक्रिफाइस कर रहा है पी। क्यू क्या है? 1/4 माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू, एलसीएम है 20। 5 माइनस 4 विच इज 1/20 सैक्रिफाइस। आर 2/4 माइनस 1/5, एलसीएम 20, ये हो जाएगा 4। और ये नहीं, ये 4 5 सा 5, यो अच्छा रुको, ये तो 5 माइनस 8 होगा। ये होगा 5 माइनस 8, तो ये सैक्रिफाइसिंग नहीं है, गेनिंग आएगा। 25 सा 4 होता है, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। 25 सा 4 होता है, 4 इंटू 2 8। तो ये आ जाएगा 3/20। नेगेटिव का आ रहा है तो ये दोनों गेनिंग होगा। अब इसकी बात करें, 24 सा 5, 5 इंटू 2 कितना होगा? 10। 25 डिवाइड बाय 5 कितना? 4। 4 इंटू 1 4। ये क्या हो जाएगा? 6/20 सैक्रिफाइस का। 6/20 किसका? सैक्रिफाइस का। ठीक है। गुडविल फर्म की कितनी है? 4 लाख रुपए। फर्म की गुडविल की वैल्यू है कितनी? 4 लाख रुपए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,000 रुपए। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो एज अ रिजर्व ट्रीट करके पार्टनर्स के बीच बच जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। किसमें बटेगा? ओल्ड रेशियो में। और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पार्टनर्स के बीच बटेगा वो पार्टनर्स के बीच बटेगा किस रेशियो में? अगर डेबिट बैलेंस है तो फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है तो भी वो पार्टनर्स के बीच बच जाएगा। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, यानी 1:1:2 में। तो सबसे पहली एंट्री में यहाँ पे क्या करूंगा? मैं पीएल अकाउंट में जो 9,000 पड़े उसको बांट दूंगा।
तो पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्यू का कैपिटल अकाउंट फिर डेबिट होगा, और आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। P&L अकाउंट 9,000 रुपए मुझे बांटने हैं, 9,000 रुपए मुझे बांटने हैं। तो पी को कितना पैसा बांटा जाएगा? 9,000 का 1/4 कितना बांटा जाएगा? 9,000 का 1/4 कितना होगा? 2,250 रुपए। कितना? 2,250 रुपए। क्यू को तो कितना होगा? 1/4 यानी 2,250। और आर को कितना? 9,000 का 2/4 यानी 4,500 रुपए। ठीक है, ये जो पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है उसको हमने बांट दिया। नेक्स्ट बात की जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 64,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन के नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वाज 30,000 रुपए। अब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व है, एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो किस लाइबिलिटी के लिए बनाया गया है? वर्कमैन कंपनसेशन वाली लाइबिलिटी के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन कौन सी लाइबिलिटी होती है? वर्कर्स को कुछ कंपनसेशन देना है, कुछ पैसा पे करना है, तो उसकी लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो रिजर्व है 64,000 रुपए का, और वो लाइबिलिटी कितनी की अकर की है? 30,000 रुपए की अकर की है। रिजर्व हमारे पास गुल्लक कितने की बनी है? 64,000 रुपए की गुल्लक बनी हुई है वर्कमैन कंपनसेशन की, और एक लाइबिलिटी अगर की है मेरे पास कितने की? 30,000 रुपए की। ठीक है, अब ये जो लाइबिलिटी है ये इस स्पेसिफिक रिजर्व से मीट आउट की जाएगी। इस स्पेसिफिक रिजर्व से क्यों मीट आउट की जाएगी? क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है और इस लाइबिलिटी के लिए ही बना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से? 64,000 रुपए से। और जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का वो क्या होगा? वो इससे मीट आउट किया जाएगा। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 रुपए का, और उसके बाद आपके रिजर्व में कितना पैसा बच जाएगा? 34,000 रुपए। उसके बाद आपके रिजर्व में कितना पैसा बच जाएगा? 34,000 रुपए। ये 34,000 रुपए पी क्यू और आर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये पी क्यू आर के बीच क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इनके ओल्ड रेशियो में, यानी 1:1:2 में। ठीक है, तो पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, पी को कितना मिलेगा? पी को 34,000 में 1/4 हिस्सा मिलेगा। पी को 34,000 में 1/4 हिस्सा मिलेगा, यानी 8,500। क्यू को कितना मिलेगा? 34,000 में 1/4 यानी 8,500। और आर को कितना मिलेगा? 34,000 में 2/4 यानी 17,000। ठीक है, जब वर्कमैन कंपनसेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ओल्ड से क्यों करते हैं, न्यू से क्यों नहीं? क्योंकि यही सिद्धांत है, ओल्ड में ही बांटा जाएगा। जितने भी रिजर्व्स हैं उनको, जितनी भी रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं, उनको ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। न्यू रेशियो में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि रिजर्व पहले से बनी हुई है हमारी फर्म में। रिजर्व पहले से ही हमने बना के रखी है फर्म में। न्यू रेशियो में बांटने से क्या लाभ? क्योंकि नया रेशियो जो है वो, या तो ज्यादातर केसेस में नया रेशियो कब फॉर्म होता है? जब कोई नया पार्टनर आता है या तो कोई पार्टनर जाता है उस वक्त,
तो कोई नया पार्टनर आ रहा है, पहले से बनाई हुई रिजर्व में, उसको क्यों बेनिफिट दिया जाएगा? इसलिए ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। अब ए बी सी 3 पार्टनर है, इसमें से सी रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो रही है, वो जा रहा है फर्म से, तो इसके जाने के बाद नया रेशियो बनेगा ना। तो नए रेशियो में बांटने से क्या होगा? इसको आप शेयर ही नहीं दोगे रिजर्व में, जबकि इसने भी मेहनत की है रिजर्व के लिए, इसने भी ये रिजर्व जो बनाया उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसको इसका शेयर क्यों नहीं दिया जाएगा? तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व का ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है, क्योंकि वही उचित होता है, न्यू रेशियो में किया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट, फर्म के गुडविल की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? फर्म की गुडविल की वैल्यू 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए फर्म की गुडविल की वैल्यू है। इस गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारा जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आया था, पी का आया था 3/20 गेनिंग, तो 64, ये जो 4 लाख रुपए गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3/20 से। 4 लाख इंटू 3/20 विच इज इक्वल टू 60,000। 60,000 पी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। पी अगर गेन कर रहा है तो क्या होगा? इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेते हैं 60,000। 4 लाख क्यू का क्या होगा? 4 लाख, उसका भी यही होगा, 4 लाख इंटू 3/20 विच इज इक्वल टू 60,000। क्यू का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। $60,000। और आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ये 6/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना था? 6/20। तो ये हो जाएगा कितना? 1,20,000 रुपए। ये आपका सोल्यूशन हुआ। कोई डाउट इसमें? ये 3/20 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। गेनिंग था इसका, पी और क्यू का गेनिंग आ रहा था ना, और आर का सैक्रिफाइसिंग आ रहा था। सर एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में अंतर क्या है तीनों में? पूरा मेथड पढ़ लिया है, जो भी अंतर समझ में आ रहा हो आप क्या समझ करें लीजिए। सर, आप गुस्सा करने लगते हैं हम कुछ पूछते हैं तो। आपके सवालों की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है, और उत्तर तो आपको देना ही जब चाहिए से ना। जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है, तब से मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है। अब मुझसे टॉलरेट नहीं होते हैं तुच्छ डाउट्स। ठीक है, पहले बहुत अच्छा फ्रस्ट्रेशन लेवल था, पहले भी आपके डाउट्स कोई बहुत अच्छे नहीं होते थे, पहले भी ऐसे ही होते थे, पर पहले फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई नहीं रहता था। ठीक है, और दूसरा चीज, बहुत गंदे टाइम पे आई हो आप क्लास करने। नवंबर में बताओ कौन क्लास स्टार्ट करता है? और फुल सिलेबस पढ़ना है आपको। कमाल की बात यह है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने के अंदर फुल सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद ऐसे डाउट्स पूछती हो जिससे टाइम वेस्ट होता है, क्या किया जाए। चलो खैर, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एवरेज, सुपर प्रॉफिट, ये तीनों ये तो बताइए जो मैंने अभी पूछा। हाँ, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और ये जो चारों मेथड्स हैं, इसमें जो डिफरेंस है इनके कंप्यूटेशन में है। चारों मैथमेटिकल फॉर्मूले पे बेस्ड मेथड है, फॉर्मूले ही इनका डिस्टिंक्शन है। ठीक है, फॉर्मूले के बेसिस पे इनका डिस्टिंक्शन कर सकती हो, कोई कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन इनका नहीं है। नो सर, मैं इसका नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट तो मैं समझ गई कि एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो एक साल में एक कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से निकाला जाता है उसका एवरेज। नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट और सुपर कैपिटल प्रॉफिट का नॉर्मल बताइए प्रॉफिट सर। कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है, और सुपर प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है बस, फॉर्मूले के बेस में ना। ये तो फॉर्मूला है ना, मैं मीनिंग पूछ रही हूँ। यही मीनिंग भी है। ठीक है, ये कैसे मीनिंग हो सकती है? यही नॉर्मल मीनिंग है। प्रॉफिट के नाम से तो लग रहा है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट, अब मैं क्या बताऊँ। नॉर्मल प्रॉफिट सुपर कैपिटल प्रॉफिट एम्प्लॉयड, मतलब कुछ ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा लग रहा है।
नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंप्यूट किया जाता है। अगर एग्जाम में मान लो, वैसे तो आज तक ब्रह्मांड में कभी नहीं आया है, आ भी गया तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी होगी कि इट इज कैलकुलेटेड अपॉन द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ रिटर्न। और अगर मान लो क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट का पूछता है तो यू विल राइट इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। इतना ही किताब में लिखा है, इतना ही आप भी लिखोगी। बस, धन्यवाद। किताब से ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे इसका और कोई मतलब होता भी नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं ये सब, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। गुडविल को कंप्यूट करना था कि कोई रास्ता निकालना था, उसके लिए सब टर्म डिराइव किए गए, इनके फॉर्मूले बनाए गए, और उन फॉर्मूलों की मदद से हम बस गुडविल निकालते हैं। प्रॉफिट सिर्फ 3 तरीके के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कोई टाइप ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये बस गुडविल की कंप्यूटेशन में यूज होता है, एक मेथड है। ठीक है, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे निकाला जाता है, बस। और इसकी एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप कहीं से इजाद करके निकाल लें तो मुझे बता दीजिएगा, आगे से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, वैसे मेरी जानकारी में, मेरी नॉलेज में कोई डेफिनेशन नहीं है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, चलो। और सुपर प्रॉफिट की यही डेफिनेशन होती है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। चलो, A, B, C are sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Decided to share profits and losses in the ratio of 2:3:4. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स का, 4:3:2 से 2:3:4 हो रहा है। और बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 54,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे है कितना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है, ये भी एक तरीके का स्पेसिफिक रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखी है वो बुक वैल्यू होगी। अब मार्केट में एक वैल्यू चल रही होगी इन्वेस्टमेंट की, तो हमारी बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट की जो वैल्यू होगी उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा, उसमें जो उतार चढ़ाव होगा, उस फ्लक्चुएशन से अगर मुझे कोई घाटा होने वाला है, उस फ्लक्चुएशन से मुझे कोई घाटा हो सकता है, तो उस घाटे से बचने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर है? तो इसमें 5 केसेस दे रखे हैं। यस सर। पहला केस ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 54,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट्स है कि जो वैल्यू बुक वैल्यू में रिकॉर्ड कर रखी है वो है 6 लाख रुपए। ठीक है, केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है कि देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो केस नंबर 1 के हिसाब से एंट्री क्या होगी, मैंने क्या बताया था, रिजर्व जितने भी होते हैं उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा यहाँ पे क्या था, 4:3:2। तो ये जो रिजर्व होगा इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 4:3:2 के रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना है, तो यानी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल ये रिजर्व है 54,000 का, तो 54,000 का ये जो रिजर्व है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी सी के बीच 4:3:2 के रेशियो में। ए को कितना मिलेगा, 54,000 का 4/9 कितना हो जाएगा, 24,000। बी को कितना मिलेगा, 54,000 का 3/9 विच विल बी 18,000। और सी को कितना मिल जाएगा, 54,000 का 2/9 यानी 12,000। ठीक है,
सेकंड, सेकंड केस ये है कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 6 लाख रुपए है। सेकंड केस ये है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए। तो अगर बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है, तो नेट इफेक्ट जीरो है, कोई प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस के हिसाब से भी हम रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली इसी तरह जैसे पहले केस में बांटा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 24,000 रुपए, 20 कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपए, सीज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपए। थर्ड, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 5,91,000 रुपए, बुक वैल्यू है 6 लाख, मार्केट वैल्यू है 5,91,000। तो 9,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 9,000 रुपए की गिरावट आ रही है, 9,000 का मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 9,000 का मेरे को, मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में 9,000 की गिरावट आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा 9,000 से। रिजर्व जो है वो डेबिट किया जाएगा सेम 54,000 से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और 54,000 में से 9,000 एडजस्ट हो गया, बचा कितना, 45,000। बचा कितना, 45,000, वो 45,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी और सी के बीच ओल्ड रेशियो में। एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपए, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपए में, और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपए में, सीज कैपिटल अकाउंट। मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट्स की है कितनी है, 5,28,000। 6 लाख आपकी बुक वैल्यू है, 5,28,000 मार्केट वैल्यू हो गई। तो लॉस हो रहा है फिर से आपको, लॉस हो रहा है फिर से, कितने का लॉस हो रहा है इस बार, 6 लाख माइनस 5,28,000 कितना हुआ, 72,000। 72,000 का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। 72,000 का लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 72,000 से रिड्यूस हो रही है, तो क्रेडिट कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कितने से, 72,000 से, ठीक है। रिजर्व डेबिट किया जाएगा, पर सर रिजर्व में तो केवल 54,000 है, और गिरावट यहाँ पे वैल्यू में कितनी हो रही है सर, ये हो रही है देखिए 54,000 रुपए। रिजर्व रिजर्व में 54,000 रुपए है, और गिरावट हो रही है वैल्यू में 72,000 की इन्वेस्टमेंट की। तो सर अब ये क्या होगा, 18,000 रुपए का क्या होगा, या 18,000 का जो बैलेंस बच रहा है डेबिट पे, ये क्या होगा, इसको एडजस्ट किया जाएगा थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको एडजस्ट किया जाएगा किसके थ्रू, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ये हो गया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो 18,000 रुपए गए हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों पार्टनर्स के बीच, ओल्ड रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में इस 18,000 को। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे,
18,000 रुपए से, और ए, बी और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। अठारह हजार का करेंगे 4/9 कितना हो जाएगा? 8,000। 18,000 का करेंगे 3/9 कितना हो जाएगा? 6,000। 18,000 का करेंगे 2/9 हो जाएगा 2,000, नहीं 4,000। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें केस की। उसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 6,60,000 रुपए, बुक वैल्यू है 6 लाख और मार्केट वैल्यू हो गई 6,60,000। तो 60,000 वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 रुपए बढ़ रही है। तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप रिजर्व को इन्वेस्टमेंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। अरे भाई, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट किया जाएगा उसको, और क्रेडिट किसको किया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा कितने से? 60,000 से। 60,000 से। ठीक है सर। उसके पश्चात ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो पैसा आया नहीं है, इसको तीनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में इनके। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होंगे। असल में ये जो पैसा आया ये प्रॉफिट लॉस है रीवैल्यूएशन का। जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लॉस निकलता है, वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी प्रॉफिट लॉस निकलता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तीनों पार्टनर्स के बीच। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा और ये डेबिट हो रहा है तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। ए's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और सी's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 60,000 रुपए। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों के बीच किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सर आपने इन्वेस्टमेंट को क्यों रिवैल्यूएशन में डाला है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अगर घट रही होती तो मैं रिजर्व से एडजस्ट करता। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व का पर्पस क्या होता है? लॉस को मीट आउट करना ना। तो यहाँ तो लॉस हो नहीं रहा, यहाँ तो फायदा हो रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया है क्या? है। नहीं बनाया है, पहली बार देख रही हूँ। तो तभी तो बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि ये टेबल स्विंग एडजस्टमेंट है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कहाँ है? रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या होता है? एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए काम आता है। ठीक है, इतनी सी बात अभी समझनी है हमें कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यदि घट रही है तो लॉस हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट आउट किया जाएगा, क्योंकि लॉसेस को ही मीट आउट किया जाता है रिजर्व से। परंतु अगर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में हो रहा था 60,000 का प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को रिजर्व से, एक सेकेंड, हाँ मैं कह रहा था जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को रिजर्व से थोड़ी ना मीट आउट किया जा सकता है, तो फिर किसी एक और अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पे काम आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका प्राइमरी काम ही इस अकाउंट का ये होता है कि एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करे। तो यहाँ पे एक एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हो रही है तो इस अकाउंट के थ्रू इसको पास किया जाएगा। ठीक है, इसमें और टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सीखेंगे, यहाँ नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्यों अभी आप बता रहे हैं? फिर ये भी एडमिशन में बताइएगा। नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं तो इसलिए मुझे बताना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए सॉल्व करना है। चलो
रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो 60,000 रुपए आए हैं इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच। इसको तीनों पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 60,000 का 4/9 कितना होगा? 26,667। अगर मैं टाइम निकाल के अभी बता भी दूं तो कोई फायदा नहीं है, आप भूल तो वैसे भी जाओगी एडमिशन तक का, तो इससे अच्छा एडमिशन में ये एक साथ बताएं। 60,000 का फिर 3/9 ये हो जाएगा, अरे 60,000 का 3/9 ये हो जाएगा 20,000, और फिर 60,000 का 2/9 ये हो जाएगा 13,333। उसके बाद रिजर्व सर अभी भी पड़ा हुआ है वो 54,000 का। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स के बीच नॉर्मल तरीके से ओल्ड रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। $54,000 24, 18 और क्या था, 24, 18 और 12। क्लियर है? क्लियर है? तो वो बता दीजिए क्या जो भी पूछा था। रिवैल्यूएशन हम्म, एडमिशन में बताऊंगा 20 सर कोई कुछ तो बता दिए थोड़ा सा। कुछ बताएं, कुछ नहीं बताऊंगा, 1% भी नहीं बताऊंगा, कोई फायदा नहीं है, तुम भूल मैं जाती हो चीजें। वो थोड़ी ना पूछी कि आप मुझे अकाउंट बना के बताइए, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि डिफरेंस हाँ, तो बता थोड़ा सा दीजिए। थोड़ा सा मतलब बता दिया मैंने तुम्हें कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है? इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, बताओ कब कब होता है रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म का? सर वो नहीं, चलिए ठीक है, वो मुझे पता है। मैं सिर्फ पूछ रही नहीं, थी टेबल्स में मेरे एडमिशन मैंने मैंने कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन मैंने अकाउंट वो अलग अलग कॉन्सेप्ट सिचुएशन मैंने में बनता है। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, उसका मतलब बताओ, उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फिर आप बताएंगे पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है? फिर आप बताएंगे, मैं तभी बताऊंगी जब आप बताएंगे। 10 सेकंड के अंदर बताना है। पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है, जल्दी बताओ, टाइम शुरू हो डेथ चुका ऑफ अ है। पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बुक से देख के बताया इसलिए नहीं बताऊंगा। नहीं, बुक मेरे पास सही नहीं है, मेरे पास नहीं है बुक अभी। अच्छा, तब भी एक रह गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी आता है चेंज रिकंस्टिट्यूशन। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही तो बता रही हूँ, तभी तो होता है जब ये सब तीन काम होते हैं। नहीं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग पॉइंट है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं हो रही होती है। पार्टनर का रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ही। लेकिन सारे पार्टनर्स फर्म में हैं और तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा है, जैसे कि यहां पे था इस क्वेश्चन में क्या नहीं था, ए बी सी पार्टनर्स है, 4:3 का रेशियो है, लेकिन उनका मन कर रहा है कि अब नए रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज कर रहा है, 2:3:4, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, और यहां पे भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो अभी आपने जो जवाब दिया ये इनकम्प्लीट आंसर था, इनकम्प्लीट तो आंसर था ठीक तो है, गलत मैं आंसर। तीन बताया, आप भी तीन बता दीजिएगा, एक एडमिशन में बताइएगा। नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। सर ये बात गलत है, बहुत चीटिंग कर रहे हैं आप। हाँ, रीवैल्यूएशन आपको वहीं पे बताएंगे, बस अभी के लिए इतना बताएंगे कि जब रिकंस्टिट्यूशन होता है ना किसी भी फर्म का, यानी ये जो 4 केसेस है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर,
इन 4 केसेस में जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है किसी भी फर्म का, तो उस वक्त एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन चेंज होती हैं। एसेट्स की वैल्यू में या तो बढ़ोतरी हो सकती है या कमी हो सकती है, लाइबिलिटी की वैल्यू में या तो बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। इस ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है एसेट लाइबिलिटी की पोजीशन में, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर उस अकाउंट में या तो प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, और उस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बस ये काम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब ये करा कैसे जाता है ये एडमिशन में सीखेंगे। थोड़ा सा तुम्हें चाहिए थोड़ा सा तुम्हें चाहिए था थोड़ा सा। हाँ चलो। अच्छा सर, हम लोग ये इंक्रीज और डिक्रीज टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में नहीं दिखा सकते हैं? नहीं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में एसेट लाइबिलिटी नहीं, एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम डील की जाती थी फर्म की। 29 का स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क है। 29 का स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क है। यस सर, हो गया। हाँ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब रिकॉर्ड करती थी। वो एक्सपेंसेस और इनकम होती है फर्म की, एसेट लाइबिलिटी थोड़ी होती है। यहाँ एसेट लाइबिलिटी एसेट और रिकॉर्ड। लाइबिलिटी को अगर कुछ चेंज हो रहा होगा तो वो रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, और जो एक्सपेंस और इनकम में चेंज हो रहा होगा वो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में। एक्सपेंस और इनकम को अगर रिकॉर्ड नहीं किया है, ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने से, तो टेबल शोइंग ओमिट कर एडजस्टमेंट। दिया तब? हाँ, और कुछ नहीं हुआ, जैसे प्रिंसिपल में रॉन्ग गया, रूल हो गया रॉन्ग, या कोई और जैसे इंक्रीज इंक्रीज हो गया, तब नहीं दिखाएंगे? उसमें इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो सकता है? अगर मानिए सर एक ही सैलरी 25,000 देनी थी लेकिन उसको दे 20,000 दी, तब? तो 5,000 ओमिट कर दी ना, तो दिखाना ही पड़ेगा, ओमिशन ही तो हुआ वो। अच्छा, अगर उसे 25,000 देनी थी एक को और 30,000 दे दी, तब? तो 5,000 ज्यादा दे दी तब भी दिखाएंगे, तब भी वो ओमिशन नहीं होगा, वो रेक्टिफिकेशन में आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, ये वाले टाइप का भी एडजस्टमेंट करती हो, टेबल तो शोइंग सर एडजस्टमेंट से। ये जब होगा तो इसको टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाँ, दिखाओगी। अभी तो आपने बोला सिर्फ ओमिशन का दिखाएंगे। नहीं, ये भी दिखाओगी, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड जो होगा, ओमिशन आप दिखाओगे। कंफर्म बताइए ये बात। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आप पढ़ चुकी है, आपको पता है कि जितने भी पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं, वो उनका ओमिशन हम वहां पे दिखाते हैं, और उसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को रेक्टिफाई कराते हैं। ठीक है। अगर कोई सैलरी या मतलब कोई एक्सपेंस या इनकम एक्सेस रिकॉर्ड कर रखा है, तो इस इफेक्ट को भी नलिफाई करना पड़ेगा यूजिंग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है। मतलब ऑल ऑल जो एरर्स है, जितने भी एरर्स है हाँ सब हाँ ठीक दिखाए है। जाएंगे? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तीसवा। सर बताइए ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही हो, कुछ गलत नहीं बोल रही हो, तुम सही हो, ये किताब तुमने लिखी है। हाँ सही बोल रही हो, मजाक में नहीं कह रहे, सही बोल रही थी। ठीक, लिखो। ओके। सर आपने बताया नहीं, कल आप लेंगे क्लास की नहीं? नहीं, मेरे कोई भी ट्यूशन से टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे कल के लिए, तो सारे होम ट्यूशंस पढ़ाने जाना पड़ेगा। मेरे पास वही 8 बजे का समय है। 8 बजे आप नहीं उपस्थित रहोगी ना क्लास में? नहीं। तो 8 बजे फिर कल क्लास नहीं हो सकती, संडे को रह जाएगी क्लास फिर। ठीक है। सर कैसे बच्चे हैं आपके, को आपकी बातें नहीं सुनते हैं? देखो, ऑफलाइन में थोड़ा सिस्टम अलग होता है। जब ऑफलाइन ट्यूशन होता है तो हफ्ते में 3 ही दिन क्लास चलती है। या तो आपकी क्लास चलती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में, या तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में। तो अगर कोई क्लास कर रहा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले स्लॉट्स में, तो वो जनरली प्रेफर नहीं करता है कि वो टीटीएस वाले स्लॉट में क्लास को शिफ्ट करे। जनरली प्रेफर नहीं करता, कभी कभार कर लेता है अगर उसकी खुद की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे स्लॉट्स में उसने अपनी कोई और क्लास लगा रखी होती है, या तो इकोनॉमिक्स की लगा रखी होती है, या किसी और सब्जेक्ट की लगा रखी होती है, मैथ वैथ की लगा रखी होती है। इस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते अपना किसी और स्लॉट में क्लास करने के लिए। तो जनरली जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करते हैं वो रिजिड होते हैं। अगर एमडब्ल्यूएफ का स्लॉट है तो एमडब्ल्यूएफ में करेंगे, अगर टीटीएस का है तो टीटीएस में करेंगे। जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो कह देते हैं ट्यूसडे की जगह आप वेडनेसडे को क्लास ले लो, मंडे की जगह ट्यूसडे को तो ले सर लो। आप अभी टोटल कितने ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? होम ट्यूशंस होंगे करीब 4 से 5। अच्छा, तो 3 दिन कोई और 3 दिन कोई और? हाँ, ऑनलाइन में इस समय आप ही हैं केवल, इसीलिए पहले जब मतलब आपकी 5 मदर। दिन पढ़ा रहे हैं बाकी सब करके?
हाँ, वो सब 3 दिन पढ़ रहे हैं, पर वहाँ थोड़ा चैप्टर जल्दी कवर होता है क्योंकि ऑफलाइन रहता है तो डिजिटल पेन से नहीं नॉर्मल पेन से लिखना है तो तेज लिखते हैं, चीजें जल्दी कवर होती है थोड़ा। जैसे फंडामेंटल का चैप्टर आपका 12 क्लासेस में हुआ था ना, उनका 8 क्लासेस में हो जाता है, बट उनके क्वेश्चन कम कवर करते हैं, आपके क्वेश्चन ज्यादा कवर हुए हैं। करना ही पड़ता है। हाँ, तो वही बात है। अच्छा, और थोड़ा आपके क्वेश्चन एक आधा छोड़ने का प्रयास भी करो तो आप छोड़ने नहीं देती हो, सर खाती हो, तो इस वजह से नहीं छोड़ सकते। चलो। थैंक यू सर। हाँ, क्वेश्चन 30, ए बी सी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मैंने बताया कि ऑफलाइन क्लासेस वाले थोड़ा रिजिड रहते हैं अपने स्लॉट से रिलेटेड। आपके भी आपकी भी मदर का जब पहले फोन आया था तो मैंने यही पूछा था कि ऑफलाइन पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है, क्योंकि इस समय जब से कोविड हट गया है तो लोग ऑनलाइन प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ऑफलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन में हम लोग जनरली ज़्यादा दिन ऑफर करते हैं, वहाँ 3 क्लास होती है, इधर 5 क्लास होती है, क्योंकि हमारे जाने आने का समय बच रहा है, पेट्रोल भी बच रहा है, तो इसलिए 2 क्लास एक्स्ट्रा ऑफर हो जाती है। ओके सर। सर सैटरडे को किस टाइम पे क्लास होगी? कल तो फ्राइडे है, सैटरडे को किस टाइम पे होगी? यही आठ टाइम पे? 8 बजे, इनफैक्ट संडे को भी 8 ही बजे होगी, क्योंकि संडे को मुझे अपने कॉलेज में जाना है, उन्होंने कोई बकवास सा बास्केटबॉल कंपटीशन रखा है, उसमें जाके ड्यूटी करनी है। ठीक है। मुझे तो खेलने जाना है। नहीं, मुझे खेलने नहीं जाना, मुझे ड्यूटी करने जाना है, तो 2-3 बजे तक वहीं रहेंगे, तो सेम वही जो अपना टाइम है उसी टाइम पे, हो सकता है 1-2 घंटा पहले ले लें। 6 बजे रख ले क्या संडे को? संडे को 6 बजे? 6 ओके सर, 6 बजे। अभी मैं कंफर्म तो नहीं कह रही, लेकिन शायद कर लूँगी। सैटरडे को हाँ, बता दूँगी। मतलब शाम को ही क्लास रह सकती है, 6 बजे हो सकती है, शाम को ही, दिन में नहीं करूँगी। 6 बजे भी हो सकती है, 5 बजे भी हो सकती है, 5 चार। बजे नहीं कर पाऊँगी सर, 6 बजे हाँ, से पहले नहीं। 6 कर लेना। ठीक। फिर लेकिन सैटरडे को तो यही टाइम रहेगा ना? सैटरडे को तो यही टाइम रहेगा ना? सैटरडे का हाँ यही टाइम रहेगा, ओके। 8 बजे। ट्यूशंस तो उस दिन भी हैं। ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:5 हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 90,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, 90,000 का क्रेडिट बैलेंस है, और कह रहे हैं कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं उनके ओल्ड रेशियो में जैसे हम लोग करते हैं, बल्कि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं हम लोग? गुडविल के लिए पास कर चुके हैं एडजस्टमेंट एंट्री बहुत बार। कैसे पास की जाती है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल के, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ेगा, और उसके हिसाब से पीएल का शेयर निकालना पड़ेगा, और पीएल का शेयर निकालने के बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहाँ क्वेश्चन ये बात कह रहा है। अब ये मत पूछना क्यों एडजस्टमेंट एंट्री की तरह उस तरह क्यों करेंगे, पहले हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते थे सर, अब ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करोगी? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल के। अब ये डाउट तो नहीं पूछोगी ना? पहले ही डाउट नहीं क्लियर नहीं, कर दिए। गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना? क्या? गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बट ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बट ना? ये गुडविल नहीं था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है, इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ देखा, अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी पूछ रही है क्यों। अब मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग एक्सेस करके देख लेना, क्योंकि मैंने पहले ही एडवांस में बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था आप ये डाउट पूछोगे, अब आदत हो गई है मेरी। ठीक है, अब मुझे दूसरी आदत डालनी पड़ेगी कि दो डाउट में एक्सप्लेन भी कर दूं, उसके उसको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डाउट 2 बार पूछोगे। हे भगवान। देखो अभी यही क्वेश्चन में ही लिखा था कि ये जो पीएल का बैलेंस है, पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यानी जो ओल्ड रेशियो में हम पीएल का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, हमने ट्रीटमेंट क्या सीखा है? पीएल अकाउंट में रिजर्व्स में जो बैलेंस पड़ा है उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो पार्टनर्स के बीच, पर यहाँ पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं उस ओल्ड रेशियो में, बल्कि क्या चाहते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री उसके रिकॉर्ड हो। एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड हो यानी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के हिसाब से, जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वैसे इसकी भी रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये सर क्वेश्चन जहाँ कह रहे पे भी हैं। एडजस्टमेंट आएगा वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही मतलब है?
एडजस्टमेंट एंट्री, जहां ये इस तरीके से बोलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करो, वहां वही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल के किया जाएगा। ठीक है। ओके। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं लग रहा है इनका लॉस हो रहा होगा, इनका लॉस हो रहा होगा तभी ये बोल रहे हैं। अच्छा, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी तो क्या सो रही थी? सर मुझे लगा आप गुडविल की बात कर रहे हैं, तभी मैंने दोबारा पूछा। 1:1:1 ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का? 3:4:5। ए सर 11th बढ़िया था, आप ज्यादा डांटते नहीं थे, वो बढ़िया थी क्लास। इस बार ज्यादा डांट रहे हो, मजा नहीं आ रहा। सैक्रिफाइसिंग बी, बी क्या कर रहा है? 1/3 माइनस 4/12, ये आएगा 0। और सी क्या होगा? 1/3 माइनस 5/12, ये आएगा 1/12 गेनिंग। तो ए का शेयर निकाल लो, प्रॉफिट लॉस में कितना होगा? 90,000 दे रखा है, तो 90,000 का 1/12 कर लो। 90,000 का 1/12 7500 रुपए। और बी का भी आएगा 7500। बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500 से, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 7500 से। क्लियर है? उचित है? यस सर। सर जरा 2 मिनट पानी पी के आ रहे हैं। अरे मत पियो 10 मिनट। बस 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा।
हेलो। हाँ, देखिए एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं 5-3-2 पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है 2-3-5 कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। बिना बुक वैल्यूज को इफेक्ट किए वो इस इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। P&L अकाउंट है 24,000 रुपए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये एक फिक्टिशियस एसेट होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर आपको 11th याद हो तो 12,000 है। और हमें नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री करनी है, यहाँ भी एडजस्टिंग एंट्री करनी है, तो 532 और 235। फाइव थ्री टू का रेशियो है और 235 चेंज हो गया। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस, निकालते हैं। 5/10 माइनस 2/10, 3/10, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। वाई का देखें, 3/10 माइनस 3/10 0। जेड 2/10 माइनस 5/10, ये होगा 3/10 गेन, ये गेन कर रहा है। अब देखो पीएल अकाउंट में कितना पैसा है, 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में 12, इसको नेट इफेक्ट कर दो, माइनस कर दो आपस में, 12,000 बचेगा। वो 12,000 क्या होगा, वो एडजस्ट करना होगा, मैं उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी। तो एक्स क्या, एक्स का शेयर उसमें कितना होगा, एक्स का शेयर कितना होगा, 12,000 का 3/10, 12,000 का 3/10 कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3600 रुपए। 3600 रुपए एक्स सेक्रीफाइस कर रहा होगा। जेड का क्या होगा, 12,000 इंटू 3/10, ये क्या कर रहा होगा, ये भी 3600 गेन कर रहा होगा, ठीक है। तो जेड का कैपिटल अकाउंट हम करेंगे डेबिट, 3600 से, और एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3600 से। क्लियर है, यस सर। चलो कहाँ पे, थर्टी टू ए और बी स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है। 32 ए और बी स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है, ले लिए। यस सर।
33 को गोली मारते हैं, 34 की बात करते हैं। अब 34 से जो क्वेश्चंस होंगे, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनना, 34 से जो क्वेश्चन होंगे ना, ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन है, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल सब बनाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का संपूर्ण ज्ञान आना चाहिए आपको, तभी आप ये कर पाओगे ये वाले क्वेश्चन, 34 से आगे के क्वेश्चन। अब कमाल की बात पता है, जब हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आपको स्वयं आ जाएगा, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं डिस्कस भी कर लूंगा उनको क्लास में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को 34 से आगे के जो ये 5-10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। 34 के आगे जो 5-10 क्वेश्चंस हैं, जब हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे आगे तो ऑटोमेटिकली लगा लोगे। वैसे लेकिन पता है सर, ये क्वेश्चन हटा दिया गया अभी है। क्या? हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं अब। कौन से क्वेश्चंस? ये 34 के आगे जो बता रहे हैं आप। ये सब हटा दिए गए हैं? हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। सर 33 आपने क्यों छुड़वाया? बस मेरी इच्छा नहीं थी, मन हो लगाने का तो लगा लेना, कोई डाउट हो बताना, इजी है, वैसा ही है। मेरे पास अच्छा दे दीजिए, स्क्रीनशॉट देखती हूँ। अरे फिर से खोल